सभी श्रोताओं को मेरे नमस्कार। मैं हूँ विद्याधर दानवाड़े। आज मैं आपको वेस्टर्न मॉडर्न फिजिक्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के पहले भाग में हमारे प्राचीन जैन शास्त्र ग्रंथों में दर्ज किए फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में कह चुका हूँ। इसको आप आई बटन दबा के आप पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ विवादास्पद वेस्टर्न फिजिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों का चर्चा करना चाहता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हो तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। पार्ट 2 आधुनिक भौतिकी और समीक्षा यानी रिव्यू ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब तक हम प्राचीन जैन शास्त्रों में लिखी गई भौतिकी को समझ चुके हैं। अब हम इन विषयों के अनुरूप पश्चिमी विज्ञान में क्या विवादास्पद विषय कहा गया है समझेंगे। कुछ समय पहले तक पश्चिमी भौतिकविदों एटम यानी अणु को मैटर का अंतिम टुकड़ा मानते थे, लेकिन अब भौतिकविदों ने क्वार्क जो इसका आंतरिक भाग है उसको अंतिम टुकड़ा मान रहे हैं। अब हम एटम के बारे में, अणु के संरचना के बारे में जानेंगे। अणु का आकार इतना छोटा होता है कि विभाजित 25 करोड़ इंच इसे किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। हालांकि भौतिकविदों ने तर्क और अवलोकन द्वारा परमाणु के आंतरिक विवरण की खोज की है। केंद्र में इसकी अंतररचना ऐसा होती है, केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना एक न्यूक्लियस होता है। इसके चारों ओर बहुत सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन कण चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रबल न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर 2200 किलोमीटर प्रति सेकंड की बड़ी गति से घूमते हैं। अब प्रकाश की गति को हम समझेंगे। प्रकाश का विषय विशाल है और हम यहाँ गति के अलावा अन्य पहलुओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रकाश की गति एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि आधुनिक भौतिकविदों के सिद्धांत और परिकल्पना इसी तथ्य पर आधारित है। भौतिक विज्ञानी कहते हैं यह इस ब्रह्मांड में एक परम गति है। इस गति को किसी अन्य गति से पार नहीं किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भले ही प्रकाश का स्रोत चल रहा हो, लेकिन इससे प्रकाश की गति को बढ़ा या घटा नहीं जा सकता। स्थिर या गतिमान सभी प्रेक्षकों के लिए यह गति स्थिर है। प्रकाश फोटॉनों की एक धारा है। जब एक किरण को छोड़ा जाता है तो फोटॉन c किलोमीटर यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं, लेकिन जब स्रोत v गति से चलता है तो फोटॉन की गति c+v के रूप में होनी चाहिए। यह तार्किक हो गया, मगर यह परम गति को बढ़ाएगा, यह भौतिकविदों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। भौतिकविदों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आकाश निष्क्रिय है जो अतिरिक्त गति को निगल नहीं पा जाता है। 1905 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी आइंस्टाइन ने चतुराई से इस समस्या को हल किया और अन्य भौतिकविदों जिनके पास कोई समाधान नहीं था उनकी परिकल्पनाओं को स्वीकार किया। आइंस्टाइन ने कहा था कि इस समस्या का समाधान खोजना होगा। गति का सूत्र है गति इक्वल टू दूरी डिवाइडेड बाय समय। उन्होंने गति को स्थिर रखने के लिए एक मुश्किल समाधान दिया। दूरी कम की जाए या समय बढ़ाया जाए। लॉरेंज ने पहले ही दिखाया था कि उच्च गति पर लंबाई घटता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और समय फैलता है यानी टाइम डायलेशन।
है। तो इन दोनों अभिधारणाओं से आइंस्टाइन ने सिद्ध किया कि प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहती है। आइंस्टाइन का यह समाधान केवल प्रकाश की गति को c के समान बनाए रखने की एक कल्पना है, लेकिन वास्तविकता किसी भी भौतिक विज्ञानी को नहीं पता है। हम दिखा सकते हैं कि लंबाई का संकुंचन यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और समय का पहला और टाइम डायलेशन पर्यवेक्षकों के भ्रम या विरोधाभास है। तो प्रकाश की यह निरंतर गति भी एक विरोधाभास है, न कि वास्तविकता है। प्रकाश पुंज फोटोनों की एक धारा है जो c प्रति सेकंड की गति से चलती है। यदि स्रोत किरण की गति में चलता है तो शास्त्रीय भौतिकी द्वारा स्रोत की गति को उन फोटोनों में जोड़ देना चाहिए। स्वाभाविक रूप से किरण की गति बढ़ेगी, यह वास्तविकता है। ऐसे मामले में भौतिक विज्ञानी कैसे कहते हैं कि c अंतिम गति है? भौतिकविदों को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यदि कोई बाहरी पर्यवेक्षक गति को केवल c के रूप में देखता है तो यह उसका विरोधाभास, यह भ्रम है। अब ईथर के बारे में हम समझेंगे। 19वीं शताब्दी में भौतिकविदों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संचरण के लिए ईथर को माध्यम के रूप में ग्रहण किया। शुरुआत में उनकी अवधारणा थी कि यह एक अदृश्य पारदर्शी पदार्थ है। 1987 में माइकलसन और मोर्ले नाम के दो विज्ञानियों ने सोचा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही है। इसलिए ईथर को विक्षोभ से एक प्रवाह दिखाना चाहिए। पदार्थ के रूप में ईथर को इसके चारों ओर एक प्रवाह बनाना चाहिए। साथ ही पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, इसलिए उसके चारों ओर ईथर का प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दर्पणों का एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। दुर्भाग्य से उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की गति से ईथर का कोई विक्षोभ नहीं होता है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ईथर नहीं होगा। इस समय आइंस्टाइन ने घोषणा की कि प्रकाश के प्रसार के लिए ईथर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सभी भौतिकविदों ने उनकी अवधारणा को स्वीकार किया और ईथर के अस्तित्व को नकार दिया। आलोचनात्मक समीक्षा क्रिटिकल रिव्यू। भौतिक विज्ञानी उम्मीद करते हैं कि ईथर हवा के रूप में प्रवाहित और गति करेगा। ईथर का प्रकाश की गति पर प्रभाव होना चाहिए। वे ईथर को मूर्त, छल और सक्रिय पदार्थ के रूप में देखते हैं। इसलिए आइंस्टाइन ने घोषणा की कि प्रकाश को प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। जैन सिद्धांतों के अनुसार ईथर गति के माध्यम के रूप में मौजूद है। जैन सिद्धांतों में इसे धर्म द्रव्य कहा गया है। जैसे पानी मछलियों के लिए गति का माध्यम है, ईथर ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के लिए गति का माध्यम है। भौतिकविदों को ईथर की विशेषता पर ध्यान देना चाहिए। यह एक अमूर्त और स्थिर पदार्थ है। यह प्रकृति में निष्क्रिय है। ईथर न केवल प्रकाश के लिए गति का माध्यम है, बल्कि यह ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं को लिए है। यदि भौतिक विज्ञानी ईथर की इस प्रकृति से सहमत हो तो वो निश्चित रूप से इसकी उपस्थिति को स्वीकार करेंगे। ईथर विरोधी एंटी ईथर। जैन सिद्धांतों ने एक और पदार्थ को उल्लेख किया है, वह है अधर्म द्रव्य। इसके अनुरूप आधुनिक भौतिकी में कोई भी पदार्थ नहीं है, इसलिए यह एक रहस्यमयी पदार्थ बना है। यह ईथर जैसे ही विश्वव्यापी है, अमूर्त, स्थिर और निष्क्रिय पदार्थ है, मगर यह चलित वस्तुओं को स्थिर होने में माध्यम का काम करता है। चलते कार के चालक जब ब्रेक दबाता है तो कार जमीन पर रुकती है। यहाँ जमीन रुकने के लिए माध्यम का काम किया, वैसे ही अधर्म द्रव्य रुकने वाले वस्तुओं को माध्यम का काम करेगा। अब आकाश यानी स्पेस और काल यानी टाइम। खाली अंतरिक्ष को आकाश कहते हैं। भौतिकविदों के अनुसार आकाश अनंत तक फैला हुआ है, इसलिए ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। आकाश सभी वस्तुओं को और घटनाओं को स्थान देता है। आकाश में किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए 3 निर्देशांकों यानी कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, तो आकाश को त्रिआयामी कहा जाता है।
लेकिन अगर किसी घटना को पहचानने है तो एक और समन्वय काल को ध्यान में रखना चाहिए। तो आकाश 4 आयामी होता है। न्यूटन की अवधारणा है। आइजैक न्यूटन ने आकाश यानी स्पेस को और काल यानी टाइम को पर बहुत महत्वपूर्ण विचार कहा है। उन्होंने कहा है कि आकाश और काल स्वतंत्र संस्थाएं हैं। उन्हें एब्सोल्यूट और रिलेटिव के रूप में 2 प्रकारों में विभाजित किया। निश्चय आकाश यानी एब्सोल्यूट स्पेस अपने मूलभूत स्वरूप में रहने वाले निश्चय आकाश कहलाता है। इसका कुछ विशेष भाग व्यवहार आकाश यानी रिलेटिव स्पेस कहलाता है। अंतरिक्ष के बारे में न्यूटन की अवधारणाएं प्राचीन जैन शास्त्र ग्रंथों में वर्णित प्रतिपादन के अनुरूप है। निश्चय काल यानी एब्सोल्यूट टाइम यह किसी भी घटना के स्वतंत्र रूप से मौजूद समय यानी टाइम है और पूरे विश्व में समान गति से चलता है। यह अगोचर समय है जिसे केवल गणितीय रूप से ही समझा जा सकता है। मनुष्य केवल व्यवहार काल को रिलेटिव टाइम को समझने में सक्षम है, जो कि सूर्य का चंद्रमा जैसी गति में वस्तुओं का माप है। अब टिप्पणी। न्यूटन का एब्सोल्यूट टाइम जैन सिद्धांतों के निश्चय काल के समान है। न्यूटन का कहना है यह समय मनुष्यों द्वारा अगोचर है और निश्चय काल अमूर्त है, इसलिए इंद्रियों द्वारा समझ में नहीं आता है। मगर सिर्फ इतनी फर्क है, निश्चय काल सभी वस्तुओं का परिवर्तन का माध्यम है। वह चलता नहीं, उसका ही पर्याय व्यवहार काल चलता है। पारंपरिक भौतिक विज्ञानी पूरी दुनिया को एक ही जड़त्वीय फ्रेम से देखते हैं, इसलिए काल को सार्वत्रिक रूप में मानते हैं, जो पूरे अंतरिक्ष में एक समान है और अंतरिक्ष से अलग है। यह भी मानते हैं कि काल की गति स्थिर है। आधुनिक भौतिक विदों से अंतरिक्ष और काल। आधुनिक भौतिक विज्ञानी यानी मॉडर्न फिजिसिस्ट विभिन्न फ्रेम से अंतरिक्ष का अवलोकन कर रहे हैं। इन विचारों में प्रकाश की गति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आधुनिक भौतिक विदों के सिद्धांत और परिकल्पना इसी तथ्य पर आधारित है। भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति एक परम गति है। इस गति को किसी अन्य गति से पार नहीं किए जा सकता। मिन्कोवस्की आकाश काल, मिन्कोवस्की स्पेस टाइम। अंतरिक्ष में एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर होने वाली घटनाएं एक स्थिर स्थान में खड़े पर्यवेक्षक को अलग अलग समय में लगती है। इस वैचित्र्य को समझने के लिए मिन्कोवस्की ने त्रिआयामी यूक्लिडियन आकाश और काल के 4 आयामी संयोजन की शुरुआत की। उन्होंने इस घटना को लंबाई का संकुचन यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और समय का फैलाव टाइम डायलेशन से जोड़ दिया। मिन्कोवस्की ने अंतरिक्ष और व्यवहार काल को मिलाकर 4 आयामी आकाश काल का बनाया। जैन सिद्धांतों के अनुसार आकाश और काल स्वतंत्र संस्थाएं हैं। न्यूटन इस तथ्य को समर्थन करता है। मिन्कोवस्की ने दोनों को किस परिकल्पना से जोड़ा? जैन सिद्धांतों के अनुसार अंतरिक्ष और निश्चय काल स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह काल परिवर्तन का माध्यम है। यह घटनाओं का अवधि को मापने के लिए नहीं है। इसका पर्याय व्यवहार काल रिलेटिव टाइम की घटना से संबंधित है। आइंस्टाइन के आकाश और काल की संकल्पना। आइंस्टाइन ने मिन्कोवस्की की आकाश काल की बहुविध कल्पना लिया और स्वतंत्र आकाश और काल को इनकार किया। इसके बजाय उन्होंने आकाश काल स्पेस टाइम का प्रस्ताव रखा। यह कल्पना न्यूटन के विचारों के विरुद्ध था। सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांतों में उन्होंने वक्र आकाश की भी अवधारणा दी। अंतरिक्ष के बारे में उसकी अवधारणाएं विलक्षण थी। उन्होंने अंतरिक्ष को हवा या पानी जैसे चल पदार्थ के रूप में माना। सामान्य सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी में वे कहते हैं कि विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम को विकृत करती है और उसमें वो वक्रता पैदा करती है, जिसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बनाया जाता है। उन्होंने इस अवधारणा के लिए कभी कोई प्रमाण नहीं दिया। हमने आइंस्टाइन के विशेष और सामान्य दोनों सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया है। इच्छुक व्यक्ति मेरी पुस्तक में पढ़े।
जैन सिद्धांतों के अनुसार अंतरिक्ष एक स्थिर, निष्क्रिय और अमूर्त पदार्थ है, तो कोई भी वस्तु या छोटी या विशाल अंतरिक्ष की ऊर्जा को विकृत नहीं कर सकते। इसलिए आइंस्टाइन की विशाल वस्तुओं की अवधारणा अंतरिक्ष समय को विकृत करती है, गलत और काल्पनिक है। गुरुत्वाकर्षण दिखाने के लिए उस पर तिरपाल और गेंद का प्रदर्शन एक हास्य है। इस बिंदु पर उनका सामान्य सिद्धांत एक गलत धारणा है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को वास्तविकता रूप में लिया जाना चाहिए।